Okay, folks, let's start our session. So, the order of the day is that we'll be covering Devore, chapter number 8. Okay, so we'll try to cover majority portion of it. Whatever is left, I'll try to cover it tomorrow. Tomorrow also we'll have another session. The idea is to complete chapter number 8 and then go for chapter number 9 next 3 days. And another announcement is that I will cover after your MME exam, I will cover some revision sessions in which I'll take up tenure. जैसे macro के अंदर मैंने किया हुआ है, same चीज़ I will do it in statistics as well. So certain questions that have often come in the examination, especially related to hypothesis testing, we'll cover all of those questions, and a bit of revision or whatever is required, we'll cover that as well. So that's how we'll proceed with these sessions. So let us begin. Now I'm going to assume कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, which I in all probability you being Delhi University students. So the idea is to cover this. Let me share my screen and let us cover this particular topic. So let us talk about this particular chapter. I have marked some part of this chapter, and apart from this, I'll also be covering from a couple of more sources. ठीक है, तो मैं 2-3 sources और use कर रहा हूँगा for our session. So please bear with me. But the idea is to explain you this particular topic in detail. Now, सबसे पहले let's talk about what is the essence of hypothesis testing. So these are some classes that I've taken in college, and some of you can see basic econometrics. But this part that we are doing is also going to be very useful for econometrics. So इसलिए काफ़ी ज़्यादा important हो जाता है. Let me insert. Let's talk about hypothesis testing and what is it all about. Now, when we talk about hypothesis testing, तो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है कि हाइपोथेसिस है क्या. व्हाट इज दिस हाइपोथेसिस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हाट डू वी कॉल एज अ हाइपोथेसिस. तो हम पहले शुरू करते हैं विद द डिस्कशन दैट हमारे पास हम किसी चीज़ के बारे में एक अजम्पशन बना रहे हैं. जैसे अभी तक आपने क्या किया, जैसे मैं कहता हूँ कि यू हैव अ क्लास एंड आप उस क्लास का एवरेज स्कोर निकालना चाहते हो या एवरेज वेट निकालना चाहते हो. तो यू कैन से कि हमारी 50 लोगों की क्लास है, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है. 50 स्टूडेंट्स की क्लास का एवरेज आई कैन टेक आउट द मीन एंड दैट विल बी एक्स बार. नाउ व्हाट इज दिस एक्स बार. ये एक्स बार बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. दिस एक्स बार इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज ऑन एन एवरेज हाउ द क्लास इज डूइंग. सो दिस वन स्टैटिस्टिक, इसी को हम जो सैंपल से डेटा आता है उसी को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं. दिस वन स्टैटिस्टिक इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग यू दैट हाउ गुड और हाउ बैड द क्लास इज डूइंग. बट isn't it true कि हो सकता है ये स्टैटिस्टिक गलत हो. क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि हो सकता है इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हों जिसकी वजह से एवरेज ऊपर जा रहा हो. सो दिस एवरेज दैट यू हैव टेकन टू रिप्रेजेंट, से अगर मैं इस एवरेज से मैं पूरा के पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट, मैं कहता हूँ कि मैं गार्गी कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाउ वेल गार्गी कॉलेज इज डूइंग बाय रिप्रेजेंटिंग इको ऑनर्स के स्टूडेंट्स का एवरेज. नाउ हो सकता है ये जो एवरेज हो सकता है ये बायस्ड भी हो सकता है बहुत इको ऑनर्स में बहुत अच्छे बच्चे आ गए हों किसी पर्टिकुलर एक बैच में, हो सकता है बहुत खराब आ गए हों. तो ये जो आपने गार्गी कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वन एवरेज जो लिया है दैट माइट नॉट बी ट्रू. एंड बिकॉज ऑफ दिस ये इसी को हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट. ये जो आपने अभी से पहले पढ़ा होंगे पॉइंट एस्टिमेट, दिस इज अ पॉइंट एस्टिमेट. नाउ दिस इज वन मेथड ऑफ इन्फ्रेंस. हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम गार्गी कॉलेज का परफॉर्मेंस मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट मेजर दैट वी हैव बीन एबल टू डू इज थ्रू दिस पर्टिकुलर एवरेज व्हिच इज नॉट दैट ग्रेट. हो सकता है गलत हो. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि गार्गी कॉलेज का परफॉर्मेंस जो है यू कैन गिव इट इन अ रेंज, यू कैन डिसाइड अ रेंज, और कह सकते हो कि जो एवरेज परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का वो से आ सकता है 5.5 CGPA और 7.5 CGPA के बीच में. दिस इज व्हाट यू कॉल एज इंटरवल एस्टिमेट. इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं जब आप इंस्टेड ऑफ गिविंग अ पॉइंट यू गिव एन एंटायर इंटरवल की इस रेंज में लाई कर सकता है गार्गी कॉलेज का. इस केस में क्योंकि आपने इंटरवल दे दिया, हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रॉन्ग, या हो सकता है इंटरवल आपका अगर काफी बड़ा हो तो हो सकता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो गार्गी कॉलेज की उसी में लाई कर रही है. बट
what is the logic behind all of this? The logic behind all of this is that from a sample, you are trying to estimate something about the entire population. Because you do not have time and money to estimate about the entire population, you are using a sample. तो आप एक sample के basis के ऊपर आप एक population को estimate करने की कोशिश करो. जो sample से statistic आता है, जो values आती है उसको हम बोलते हैं statistic, और जो population से values आती है उनको हम बोलते हैं parameters. तो आप जो हमारा एक parameter है वो होगा mu, which is the population mean. इसको estimate करने के लिए हम sample से जो statistics लेते हैं वो है x bar. So x bar से हम mu को estimate करने की कोशिश करते हैं. Then this process of estimating parameters from the population from the sample is also called as basically statistical inference निकालना, कि sample से population के बारे में आप inference निकाल रहे हो. Now, why am I telling you this? Because one of the ways of this inference making and one of the most popular ways of doing this is hypothesis testing. अब hypothesis testing के अंदर आप क्या करते हो? यहाँ पर आप assumption लेने की कोशिश करते हो. So let's take कि assumptions कैसे कैसे हो सकते हैं. अगर मैं कहता हूँ कि गार्गी कॉलेज का जो एवरेज स्कोर है वो से 7.5 CGPA, तो मैंने क्या किया, मैंने एक assumption ली एंड assumption के बेसिस के ऊपर मैंने एक एवरेज स्कोर डाल दिया कि गार्गी कॉलेज का जो सैंपल जो पॉपुलेशन मीन होगा वो से 7.5 हो सकता. अब ये आया ये मैंने assumption लिया पॉपुलेशन का, बट जो मेरे पास सैंपल से डेटा आएगा, सैंपल से मेरे पास आएगा x बार. Are you following all of this? Are you able to follow till now? Yes, no, folks. यहाँ तक समझ में आया what we are trying to do? Now, let's talk about कि हमने क्या किया hypothesis testing में. अब हमने population की कोई value जो है उसको हमने assume कर लिया है, ठीक है. अब हम sample से जो data check कर रहे हैं, so basically ये population का assume कर रहा है, तो sample से क्या आएगा, statistic आएगा. Sample से statistic आया और हम उसको बोल रहे हैं कि whether this statistic is conforming to this assumption or not. तो मान लो ये assumption हमने 7.5 की ली थी और हमारे पास sample से आया 7.4, तो we have to check whether this 7.4 is actually very close to 7.5 or not, and if it's very close to 7.5, we'll say कि अच्छा ठीक है, जो हमने assumption लिया वो ठीक है. So it's basically a more heuristical way of doing things, in the sense that you assume something and try to check whether your assumption is right or not. Now what you assume, जो आपकी existing theory है, for example मैं कहता हूँ let me say कि हमारा जो existing theory है वो क्या कह रही है, हमारे past data के basis के ऊपर हमें पता चला है कि हमारा जो mean score है वो 7.5 है. So this is my existing knowledge set that I have. But suppose एक company आती है और वो कंपनी कहती है कि आप हमारे कंपनी लेट्स टेक कि ये आपका स्कोर है. अब मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ मैं एक ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहा हूँ गार्गी कॉलेज को, और मैं कह रहा हूँ कि आप ये प्रोडक्ट मुझसे ले लो, इससे हम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ट्रैक कर पाएंगे, हम देख पाएंगे कि वो कितने एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं. उनके पेरेंट्स को हम मेल कर देंगे अगर उनकी अटेंडेंस कम होगी, और अगर उनका इंटरनल्स में स्कोर्स कम होगा तो हम उनके पेरेंट्स को सीधा अपडेट कर देंगे. सो थिंक ऑफ समथिंग लाइक कि हमने एक कंपनी आई, जैसे एक कंपनी है SRCC में ये सॉफ्टवेयर यूज होता है और अब गार्गी में भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, सुपर प्रॉफ. तो सुपर प्रॉफ बेसिकली क्या कह रहा है, सुपर प्रॉफ एक प्रपोजल लेके आया गार्गी कॉलेज के पास और कहता है यूज आवर सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम, LMS बोलते हैं. तो वो एक सॉफ्टवेयर लेके आया, वो कहता है कि हमारा सॉफ्टवेयर यूज करो, इंस्टेंटली वट एवर द इंटरनल स्कोर्स, वट एवर द एक्सटर्नल स्कोर, जो भी आपकी मार्कशीट है, अटेंडेंस है, वो सीधा की सारा स्टूडेंट्स को भी पता चल जाएगी एंड पेरेंट्स के पास भी पहुंच जाएगी. तो what do you think will be the what do you think कि उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा स्कोर्स के ऊपर? Will the scores improve or will the scores decrease? क्या होना चाहिए? Improve, that is what you will assume कि scores जो होंगे वो improve होने शुरू हो जाएंगे. So if that is what you expect the scores to be, तो आपने क्या किया, आपकी existing theory कह रही थी, let's talk about what is the existing theory. The existing theory says that my mean is going to be 7.5 CGPA या SGPA. But what the researcher, what Superprof is trying to prove is that use our software and what you will find is कि आपका जो mean होगा students का वो बढ़ जाएगा 7.5 से. This is what you are trying to prove, ठीक है? And this is what the existing situation is. जो existing situation होती है उसी को हम null hypothesis भी बोलते हैं. So we call the existing theory,
ठीक है, एग्जिस्टिंग बोल लो इसको, इसको स्टेटस क्यों बोलो, वट एवर यू वांट टू, वी कॉल दिस एग्जिस्टिंग थ्योरी, और सो टू से इसको एग्जिस्टिंग थ्योरी बोल लो या इसको स्टेटस क्यों बोल लो, एज नल हाइपोथेसिस, जो पास्ट के बेसिस पे किसी चीज के ऊपर या अजम्पशन के बेसिस पे डिटरमिन किया गया है। ठीक है, हो सकता है ये अजम्पशन के बेसिस पे डिटरमिन किया गया हो सकता है ये किसी पास्ट डेटा के बेसिस पे डिटरमिन किया गया हो, किसी भी चीज पे। एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव, इसी को हम बोलते हैं एच नॉट, हम एच नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एज अगेंस्ट दिस वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाउ व्हाट इज दिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? दिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज कि आप बेसिकली कह रहे हो कि ये चीज ट्रू नहीं है, कुछ और चीज ट्रू है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी सेम स्टैटिस्टिक। तो हम क्या कह रहे थे कि मीन जो है हम पहले कह रहे हैं कि 7.5 है, बट अब सुपर प्रॉफ क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है? सुपर प्रॉफ इज ट्राइंग टू शो गार्गी कॉलेज दैट यूज आवर सॉफ्टवेयर, एंड व्हाट यू विल फाइंड इज दैट इफ यू टेक अस आफ्टर यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर, व्हेन यू टेक सैंपल्स, you will see that mu जो है वो 7.5 से ज्यादा है. This is what is also called as researcher's hypothesis. What you are trying to prove, ठीक है, या alternative hypothesis. तो ये हमारे दो तरीके के hypothesis हैं which exist in the entire world of hypothesis testing. अभी हम इसके बारे में डीप डाइव में जाएंगे. we'll see all of this कि ये सब क्या है, ये सब इसका हम करते कैसे हैं. But I'm just giving you the flow of the topic first. कि these are the things that we'll talk about. Then एक दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए इसके अंदर. इन चीजों के लिए एक आपको पता होना चाहिए द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. दीज आर बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन इज बेसिकली किसी भी वेरिएबल को अगर हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है तो हम उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए करते हैं x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. दिस इज द वे ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग एनी पर्टिकुलर वेरिएबल. नाउ व्हाई इज दिस वे ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग? इसको हम स्टैंडर्डाइजिंग क्यों कहते हैं? हम स्टैंडर्ड वेरिएबल्स किस चीज को बोलते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में हो या यूके में हो या फिर आप इंडिया में हो, अगर आपको शू साइज पहनना है तो आप कोई भी एक शू साइज ले लो, यूके 5 नंबर ले लो और यूके 5 नंबर आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, आपको यूज हो जाएगा. ठीक है, तो द आइडिया इज दैट वट एवर इज योर शू साइज, तो आपने एक स्टैंडर्ड शू साइज देखा और उसको हर जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया. सेम चीज यहाँ पर भी होती है. यहाँ पर सेम चीज कैसे ऑपरेट कर रही है? आप क्या कर रहे हो, आपके पास आपने क्या किया, डिफरेंट आपके, सॉरी ये x होना चाहिए, x बार. तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका ये क्या होता है? अब सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास हाइट्स हैं लोगों की या वेट्स हैं. सपोज मैं कहता हूँ कि एवरेज वेट जो है क्लास के अंदर 50 kgs है, मैक्सिमम वेट जो हो सकता है वो 100 kgs तक भी जा सकता है, मिनिमम वेट से 30 kgs भी जा सकता है. तो देखो मेरा यहाँ पर स्केल कितना ज्यादा बड़ा है. दिस इज माई स्केल ऑफ ऑपरेशन. तो किसी का वेट यहाँ पर हो सकता है, किसी का वेट यहाँ 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 हो सकता है. नाउ व्हाट आई डू इज, जब मैं स्टैंडर्डाइज करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस पूरे जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट वेट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास. मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालता हूँ. सपोज मेरे पास मीन आ गया 50. अब मैंने क्या किया, इस स्प्रेड ऑफ डेटा को कम करने के लिए, उसको कंपेयर भी करने के लिए और उसको कम करने के लिए मैंने क्या किया, हर वैल्यू को, सपोज ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था, ये x4 था, ये x5 था, ये x6 था, इन सबको मैंने 50 से माइनस करना शुरू कर दिया. तो क्या होगा, सपोज ये बंदा था 40 kgs का, ये बंदा था 35 kgs का, ये इंसान था 60 kgs का, ये था 70 kgs का. नाउ व्हाट विल दिस एंटायर स्केल बी कन्वर्टेड इनटू दिस स्केल? 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा? 50 माइनस 50 हो जाएगा 0. 50 माइनस 40 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20. सिमिलरली ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा मैक्सिमम 50. तो आपने क्या किया, आपने उस स्केल को उठा के अब कम कर दिया. जो स्केल बहुत ज्यादा डिस्पर्स था, अब उसने आपने उस स्केल को कम कर दिया. अब इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे इस डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो क्या हो जाएगा, ये एक तो यूनिटलेस बन जाएगा. अभी क्या बोल सकता हूँ, अभी मैं बोल सकता हूँ दिस इज 50 kgs. What can I say about this? This person is 10 kgs less than the average. This person is 15 kgs less than the average. But अगर आपको इसको विदाउट यूनिट करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, तो आप क्या करो, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालो और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो और उससे डिवाइड कर दो. तो पहले आपने क्या किया, आपने ओरिजिन चेंज कर दिया, फिर आपने क्या किया, आपने स्केल भी चेंज कर दिया. और जब आप ये पूरा प्रोसेस करोगे
तो आपके पास आएगा कि ये जो z की वैल्यू होती है ये इजीली -3 और +3 के बीच में, ये माइनस वाली वैल्यूज की वैल्यू है, -3 और +3 के बीच में रह जाएगा। इसीलिए अब आप इसको बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हो किसी भी और चीज के साथ। सपोज अब अगर मैं हाइट्स वाला कंपैरिजन लेता तो मैं हाइट्स केस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा उसको भी अब वेट के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये यूनिटलेस हो गया। ठीक है, इस पूरी डिस्कशन के लिए व्हाट यू कैन डू इज, there is a video of mine I'll send you that video on the group, you can watch that particular video जिसमें मैंने standardization explain किया हुआ है। why I touched upon standardization is because this is going to be required in the kind of hypothesis testing that we are going to do. So let's with all this background, जो हमने ये पूरा background लिया, उसके साथ में अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ultimately hypothesis testing में हो क्या रहा है। Let's see this. We are at this particular chapter, hypothesis testing, और ये now let's talk about this. Now what is this hypothesis? Hypothesis is basically an assumption about some single parameter. वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी ये जो आपको पैरामीटर बताया वो मैंने म्यू का पैरामीटर बताया कि म्यू को लेके आप assumption बना रहे हो, वो भी एक वो है। Then उसके बाद ये बहुत सारे, अभी इस टेक्स्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस टेक्स्ट के साथ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज दैट दिस इज वेरी इंजीनियरिंग ओरिएंटेड टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है ये टेक्स्ट। आई मीन यूजुअली अगर ये ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड होता तो थोड़ा बेटर आपको चीज़ें लगती। तो लेट्स अनरावल दिस टेक्स्ट की क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें। नाउ सपोज हमने जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करी, वो डिस्कशन हम करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, सो हम वो जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमने कहा कि देयर विल बी अ नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H0 एंड द क्लेम इज इनिशियली टू अज्यूम टू बी ट्रू, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हिच इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू H0। तो जैसे हमने कहा कि लेट्स टेक अ लीगल एग्जांपल। लीगल केस में हम क्या कहते हैं, लीगल स्फेयर में हम कहते हैं एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट until proven guilty। ठीक है, until proven guilty। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि your presumption, your H0 will be, your status quo will be कि हर बंदा innocent है until and it is the job of the prosecutor of the state, जिसको हम state prosecutor कहते हैं, उसका काम है कि प्रूव करना कि यार ये पर्सन गिल्टी है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिजभूषण, अगर आपने इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द न्यूज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग इन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो उसमें वो बीजेपी का एमपी है ब्रिजभूषण। अब उस ब्रिजभूषण के केस के अंदर भी assumption will be that he is innocent. The courts will assume he is innocent, but it is the job of the public prosecutor, which is the state, to basically prove that no, he is guilty. Except for some cases, अगर there was a case जिसके केस में minor था, ठीक है, I'm talking to you this because I am almost a lawyer as well. अगर कोई minor होता है तो minor के केस में जो केस लगता है वो लगता है POCSO, Prevention of Sexual Harassment और Sexual Offences Against Children। तो अगर ये वाला केस लग जाए किसी में, 18 ईयर्स से कम का अगर किसी के ऊपर हरासमेंट का केस हो, उस केस के अंदर द प्रिजम्पशन इज डिफरेंट। उस केस में यू आर प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी एंड इट इज द अक्यूज्ड हु हैज टू शो कि नहीं मैं इनोसेंट हूं। तो वो बड़ा बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट कि जो नॉर्मल केसेस हैं उसके अंदर ये है। तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव, सो दिस इज द नल हाइपोथेसिस, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट द पर्सन इज गिल्टी। अब गिल्टी और इनोसेंट जो हैं ये दीज आर नॉट वेरी बाइनरीज, दीज आर नॉट बाइनरीज। ये इतनी आसानी से आप इनको बाइनरीज के अंदर नहीं डाल सकते। तो सो आप यू कांट पुट दिस इन बाइनरीज। तो अगर कोई पर्सन इनोसेंट है, इफ यू आर सेइंग दैट सम पर्सन इज इनोसेंट, देन यू हैव टू से कि अगर ये इनोसेंट है तो उसको गिल्टी प्रूव करने के लिए यू शुड हैव सफिशिएंट एविडेंस। तो एविडेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और वो एविडेंस प्रूव करेगा कि ये इंसान गिल्टी है। तो इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, और अगर वो एविडेंस स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हुआ तो उस पर्सन को बोला जाएगा दैट ही इज बीइंग डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इस बंदे को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा बिकॉज द प्रिजम्पशन इज इनोसेंट। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल इज अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट के अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलता है, किसी को पता? लड़कों को तो पता ही होना चाहिए। जो What is benefit of doubt? What is this benefit of doubt that I'm talking about? किसी को आइडिया नहीं है। क्रिकेट के केस के अंदर we have this benefit of doubt given to बैट्समैन। ठीक है, तो
उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। तो ये आपका एच नॉट है, और उसके अगेंस्ट आपको प्रूव करना है कि अच्छा नहीं ये बंदा आउट है तभी हम उसको आउट देंगे, नहीं तो आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दोगे। तो इस तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करते हैं। वी काइंड ऑफ सी द वर्ल्ड नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट, बट ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एलिमेंट ऑल्सो देयर। So that's how we will proceed with this particular thing. Now let's move on to now. So I will try to do it. I'm not sure whether ये recording पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी because of the disk space problem that I have. I've been recording a lot of videos these days, so I'm not sure कि इतना disk space होगा कि ये record हो जाए. But try to attend the class. अच्छा, अब हमने क्या किया? Let's take these examples. ये examples क्या होते हैं so that we are able to understand कि इसमें दे क्या। Suppose यहाँ पर दे रखा है, एक example दे रखा है कि you have a hypothesis that कोई अच्छा example लेते हैं तो हाँ, this is what I was trying to tell you. I was trying to tell you that in scientific research usually involves in trying to decide whether a current theory should be replaced by a more plausible or a satisfactory explanation of the phenomena under investigation. तो आप करंट थ्योरी को अगर किसी नई थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए आप ये यूज करते हो कंजर्वेटिव अप्रोच। द कंजर्वेटिव अप्रोच इज टू आइडेंटिफाई द करंट थ्योरी विद एच नॉट एंड द रिसर्चर्स अल्टरनेटिव विद एच ए, इसीलिए उसको रिसर्चर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है नो वैल्यू, इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस, और एच नॉट शुड बी आइडेंटिफाइड विद हाइपोथेसिस ऑफ नो चेंज, नो डिफरेंस, नो इम्प्रूवमेंट। सो ये सारी जो चीजें हैं ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर बहुत सारी इसने डिस्कशन करी हुई है कि आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनना कैसे चाहिए। अगर आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे हो तो सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने अजम्पशन क्या लिया था, मैंने अजम्पशन लिया था, वो गार्गी कॉलेज वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमने अजम्पशन क्या लिया था, हमने कहा था कि स्मार्ट प्रॉफ क्या कह रहा है, स्मार्ट प्रॉफ वाज सेइंग, स्मार्ट प्रॉफ क्या कह रहा है, स्मार्ट प्रॉफ कह रहा है कि मेरा जो आपका जो म्यू होगा वो 7.5 से ज्यादा होगा। ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो सबसे पहले आप एक्चुअली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखते हो और उसका कॉम्प्लीमेंट आपका नल हाइपोथेसिस बन जाता है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस विल बी म्यू इज लेस देन इक्वल टू 7.5। बट क्योंकि 7.5 से नीचे जाने का तो मतलब ही नहीं बनता कि मतलब हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी 7.5 वाली चीज बोल रही है तो हम इसको लेते हैं म्यू इज इक्वल टू 7.5 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्राइंग टू प्रूव कि म्यू जो है 7.5 से ज्यादा है। तो इस सिंपलिस्टिक वे में वी डिफाइन आवर नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर डिस्कशन। अब इसमें टेस्ट प्रोसीजर्स कैसे हैं ये हम देखते हैं। अब व्हेन वी विल सी द टेस्ट प्रोसीजर, अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है। I like to uncomplicate things and then मैं उसमें उस तरीके से I will explain you this uncomplicated stuff. अब suppose हम कहते हैं कि what example should I take? ठीक है, हमने कहा कि हमारा जो एवरेज जो हमारा जो हमने गार्गी कॉलेज वाला एग्जाम्पल लिया है, तो उस गार्गी कॉलेज वाले एग्जाम्पल में क्या है कि हमारा एक फंक्शन होगा, हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, विच विल बी बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो अजम्पशन बनाई हुई थी मैंने अजम्पशन बनाई थी कि म्यू जो है वो 7.5 है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करूँगा, इसको चेक करने के लिए मैं गार्गी कॉलेज में जाऊँगा, ठीक है, स्मार्ट प्रॉफ लगने के बाद, और उसके लगने के बाद यूज़ होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक रैंडम सैंपल लूँगा। मैंने रैंडम सैंपल लिया, रैंडम सैंपल लिया मैंने 25 लोगों का, और उन 25 लोगों से क्या पूछूंगा, इन लोगों से पूछूंगा इनका SGPA आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट प्रॉफ। अब उसके बाद आई विल गेट व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट वैल्यूज x1 x2 x3 ऐसे x25 तक वैल्यूज होंगी। इससे मुझे एक एवरेज मिलेगी विच विल बी x बार। नाउ आई एम गोइंग टू सी वेदर दिस x बार दैट आई एम गेटिंग, जो सैंपल से मेरे पास डेटा आया और जो मैंने अजम्पशन करा था, आर दे क्लोज टू ईच अदर और आर दे वेरी फार ऑफ फ्रॉम। तो इफ now what is the researcher going to trying to prove? Can someone tell me on the chat box कि researcher का क्या expectation होगा इस x बार को लेके? अगर अभी तक आपको डिस्कशन समझ में आया है तो what will be the expectation of this? I'll unmute you if you raise your hand, type in what will be the expectation researcher की। उसका assume ये कर, हमने पहले का assumption हमारा ये था, हमने near to observation must be near to x बार तो हम लेके चल रहे हैं ना, ये तो निकालेंगे हम।
व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव कि ये एक्स बार किसके पास होना चाहिए, या किससे दूर होना चाहिए, या किससे ज्यादा होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए। सोच के दो। स्मार्ट प्रॉफ अपना एक बिजनेस लेके आया है गार्गी कॉलेज के अंदर, और वो बिजनेस को बेचना चाह रहा है, और उसने इम्प्लीमेंट किया एक सेमेस्टर के लिए, उसके बाद उसने सैंपल लिया और उस सैंपल को वो पुरानी मीन से कंपेयर करेगा। व्हेन विल इट बी एबल टू प्रूव कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है? व्हेन दिस एक्स बार विल बी, सोच के देखो, ग्रेटर देन 7.5। बेसिकली देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहा है। अब बेसिकली बिजनेस कर रहे हो ना, अल्टीमेटली धंधा है, तो उस धंधे के अंदर आपको क्या दिखाना है? आपको उसमें दिखाना है कि यार ये जो मेरा जो नए बच्चे आए हैं, मैंने बच्चों का जब मैंने रैंडम सैंपल से मीन लिया तो वो 8 आ गया, एंड दिस इज हायर देन 7.5, देन ओनली द कॉलेज विल बी कन्विंस्ड कि हाँ यार सुपर प्रॉफ का तो बहुत फायदा है, लेट्स बाय दिस सुपर प्रॉफ। अभी तक हमने सब्सक्रिप्शन खरीदा था या ट्रायल बेसिस पे था, लेट्स बाय दिस एप्लीकेशन। तो यही आपको प्रूव करना है। तो इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो हर जगह पे है। तो अब ये मत सोचो कि दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल थिंग। इनफैक्ट द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज डन बाय दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इनफैक्ट एक वैल्यू आएगी, पी वैल्यू। जब आप मास्टर्स करोगे, जब आप एनालिटिक्स की फील्ड में जाओगे तो आप सिर्फ ये पी वैल्यू चेक करते रहोगे। अभी हम पी वैल्यू के ऊपर आएंगे। तो अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू सी कि जो सैंपल से डेटा आया है और जो आपने असम्पशन लिया है वो पास में है या नहीं है। अब व्हाट यू नीड टू, तो बेसिकली ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये स्टैटिस्टिक था और यही टेस्ट का स्टैटिस्टिक है। दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ सैंपल डेटा on which the decision to reject H0 or to not reject H0 will be based। तो सैंपल से जो डेटा आएगा, ठीक है, जो सैंपल से जो डेटा आएगा इसको x बार को टेस्ट स्टैटिस्टिक बोलेंगे। इसके नंबर के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि इसको एक्सेप्ट करना है या इसको डू नॉट रिजेक्ट करना है, इसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने कहा कि मेरा जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो 7.5 की है। अब आप ये बताओगे कि कब मैं 7.5 को बोलूंगा कि नहीं, ये सपोज टेस्ट से डेटा आता है, जो आपने सैंपल उठाया उससे डेटा है 7.7, तो हो सकता है 7.7 जो आपके पास आया वो इसलिए आ गया कि एक सैंपल का फ्लूक था। ये भी तो हो सकता है, सैंपल के फ्लूक हो सकते हैं। और हो सकता है कि 7.7 इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम 7.5, कि मेजर डिफरेंस थोड़ा 7.7 और 7.5 में। तो यू नीड टू सी कि कब मैं कह सकता हूं यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस। isn't it the same thing what I was saying, that आप presumption लेके चल रहे हो innocence का, you are saying कि a person is innocent only there is sufficient evidence। जब मैं इन दोनों के बीच में गैप दिखा पाऊंगा तो मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि ये गिल्टी है। तो this gap basically, this benefit of doubt that you are giving to the null, उससे उसके बाहर वाले जो पीरियड होगा, जो उसके बाहर वाला जो रीजन होगा, उसको बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। जहां पर आप जाके बोल दोगे कि नहीं यार ये जो आपकी एग्जिस्टिंग थ्योरी थी ये तो बेकार हो गई है, जो सुपर प्रॉफ बोल रहा है वो बिल्कुल बढ़िया चीज है, दैट मींस हिज सॉफ्टवेयर व्हाट इज प्रोवाइडिंग इज रियली गुड। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली ट्राई टू सी नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जब आपको डेटा जो सैंपल से मिलेगा, अगर वो दिखा रहा है कि यार मेरी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उससे बहुत डिफरेंट हूं मैं, तो आप उस केस में रिजेक्ट कर दोगे अपने नल को, और आप you will say that we reject our null, but you do not say that you accept your alternative hypothesis, you just say that you reject your null। but अगर ये बिल्कुल 7.5 के पास ही है तो आप कहोगे कि we do not reject our null hypothesis। so the wording that you will use, this is very important folks, the wording that you will use is null hypothesis, जो आपकी existing theory है H0, उसको या तो आप करोगे reject या डू नॉट। अभिषेक जस्ट अ सेकंड, डू नॉट रिजेक्ट। हाँ अभिषेक बोलो। यस ओके। सो नाउ व्हाट वी हैव इज कि या तो आप इसको बोलोगे कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस, या फिर आप करोगे कि डू नॉट रिजेक्ट। अगर आप कह रहे हो कि यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, सो वंस यू आर सेइंग दैट यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब है कि यू आर फेवरिंग द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बिलीव कर रहे हो, ठीक है। और इसका मतलब होता है, डू नॉट रिजेक्ट का मतलब होता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपने प्रपोज किया है वो गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रूव करते हो। तो जो भी आपने प्रूव करना है, तो जैसे जो भी आपने कहा कि मेरी मीन जो है वो 7.5 है, तो 7.5 के आसपास का आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट का रीजन बनाओगे, ठीक है, जिस रीजन को हम बोलते हैं डू नॉट रिजेक्ट वाला रीजन। इसके अंदर
डू नॉट रिजेक्ट, यू विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे आप नल हाइपोथेसिस को इस पीरियड के अंदर। वंस दिस पोर्शन इज क्रॉस, अगर आपका सैंपल से जो वैल्यू आ रही है, अगर जो एक्स बार की वैल्यू आ रही है, अगर ये क्रिटिकल रीजन, इस ये जो रीजन के जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, सपोज ये क्रिटिकल पैरामीटर यहाँ पर हो जाता है 7.8, इन एनी केस हम इसके ज्यादा की वैल्यूज चेक कर रहे हैं, बट टू टेल के अंदर कम की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। तो अगर ये 7.8 से मेरे पास जो सैंपल की वैल्यू आएगी अगर वो ज्यादा होगी, तभी मैं कहूंगा कि यार सुपर प्रॉफ हैज डन अ रियली गुड जॉब, it has able to prove beyond doubt, yeah, it has been able to prove that yes, there is a significant improvement in this course। उस केस में आप रिजेक्ट करोगे, नहीं तो आप इस केस में आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट के केस देके आप कह दोगे वी डू नॉट रिजेक्ट द नल। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्टिंग एंड डू नॉट रिजेक्टिंग द नल। यू डू नॉट से दैट वी एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम एक्सेप्टेंस का वर्ड कभी यूज नहीं करते, वो इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि अभी हम जब टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर करेंगे तब हमें एक्सप्लेन हो जाएगा कि हम क्यों नहीं यूज करते एक्सेप्टेंस। यहाँ तक किसी को डाउट है प्लीज आस्क फोक्स। आई हैव नॉट इवन टच द रीडिंग, मैंने आपको सिंपल बेसिक्स आपको एक्सप्लेन किए, समथिंग दैट आई एक्सप्लेन इन द क्लास एज वेल। एनी डाउट्स यहाँ तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको क्लियर? बाकी ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट, हमने ऑल्टरनेटिव और नल के बारे में बात कर ली। अब यही ऑल्टरनेटिव और नल जो है आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा कि हमने एक ऑल्टरनेटिव लिया और एक नल हाइपोथेसिस लिया, ठीक है। अब हमारे बात आ जाती है एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। अभी मैं आपको ये रीडिंग के साथ भी पढ़ा दूंगा। रीडिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि रीडिंग में अज्यूम करके चला हुआ है कि इन बच्चों को सब कुछ आता है, ठीक है। टिपिकल इंजीनियरिंग वाली स्टैटिस्टिक रीडिंग है। इंजीनियर्स को इसीलिए इंजीनियर्स इतने स्टैटिस्टिक्स से रहते हैं क्योंकि उनको एक्सप्लेन ही ऐसे टेक्स्ट से किया जाता है जिसमें बेसिकली कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि सब कुछ आता है, अपना पढ़ लो, बट कई बार आपको बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अब हम बात करते हैं एरर्स कहाँ पर हो सकते हैं। अब गलती कैसे हो सकती है? सपोज यहाँ वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ का एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझ में आएगी। एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर, आप यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन में ना गलती है, यहाँ पर रीडिंग के अंदर ही गलती है। ये एट मोस्ट नहीं होना चाहिए, एट लीस्ट होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया है वो एटलीस्ट बता रहा है। नाउ इन एनी केस सपोज एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर है। अब सिगरेट के अंदर जो वर्किंग एजेंट होता है वो होता है निकोटीन। निकोटीन के कंटेंट के ऊपर, और ये आपके उसमें भी बेस्ड होता है। अगर आप पता नहीं आप लोगों को करना तो नहीं चाहिए, बट अगर आप वेप्स देखते हो तो वेप्स के अंदर भी निकोटीन के कंटेंट के ऊपर होता है कि कितना mg निकोटीन है उसका। नाउ अगर हम निकोटीन के बारे में बात करते हैं तो सपोज एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर कहता है कि मेरी सिगरेट के अंदर एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये क्या कहते हैं ये क्लेम कर रहा था तो इसको ये वाला जो साइन था वो चेंज कर लेना चाहिए था। ये जो साइन इसने बनाया है ये इट इज़ नॉट इन इनकॉन्ग्रुएंस विद दिस। तो बेसिकली वो कह रहा है कि मेरी सिगरेट के अंदर जो है वो निकोटीन का कंटेंट 1.5 से ज़्यादा ही है, ठीक है, उससे कम नहीं है। तो बेसिकली आप क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको ऑल्टरनेटिव, आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा? आपका नल हाइपोथेसिस होगा H0 होगा कि, तो मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है? नल हाइपोथेसिस है सिगरेट मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि मेरे पास जो सिगरेट्स हैं, एग्जिस्टिंग सिगरेट्स हैं, उसमें कि मेरा 1.5 mg, तो व्हाट दिस सिगरेट मैन्युफैक्चरर इज ट्राइंग टू से कि मेरी जो एटलीस्ट मेरे सिगरेट के अंदर 1.5 से ज़्यादा तो है ही है। अगर हम इसको मान के चलें कि उसने एटलीस्ट के फॉर्म में लिखा है, तो या वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप प्रूव करोगे इस सिगरेट मैन्युफैक्चरर का क्या करोगे? इस सिगरेट मैन्युफैक्चरर ने ये क्लेम किया है कि 1.5 mg से ज़्यादा ही मेरे अंदर आपको निकोटीन का कंटेंट। तो आप क्या करोगे? आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में जाके इस सिगरेट के ब्रांड के कुछ सैंपल्स लोगे, उन सैंपल्स का आप रिसर्च करोगे। सपोज आपने 25 सैंपल्स लिए, उन 25 सैंपल्स के अंदर आपने सबके अंदर सिगरेट 1, सिगरेट 2, सिगरेट 3, उन सबका आपने निकोटीन कंटेंट देखा और उसका एक एवरेज निकाला, वो आ गया आपका एक्स बार। अब आप देख रहे हो कि एक्स बार जो है, इफ व्हाट दी कंपनी इज ट्राइंग टू से कि एटलीस्ट इतना निकोटीन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो दैट मीन्स आपको वो सिगरेट और ज़्यादा इफेक्टिव है। अल्टीमेटली वर्किंग एजेंट क्या होता है? निकोटीन होता है। निकोटीन जितना ज़्यादा होगा उतना आपके ब्लड ब्रेन जो आपका बैरियर है उतने जल्दी तेज हिट करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग हिट करेगा, ठीक है। दिस इज वाई पीपल स्मोक सिगरेट, बस के लिए। तो बाय द वे देयर इज अ वेरी गुड मूवी ऑन दिस। अपने एग्जाम्स के बाद एक मूवी देखना,
which is based on the nicotine industry or the tobacco industry, इसको बोलते हैं बिग टोबैको। एक मूवी है रसल क्रो की, द इनसाइडर। ये मूवी देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है, विच टॉक्स अबाउट कि कैसे सिगरेट कंपनीज ने, जो मेजर 3 सिगरेट कंपनीज हैं, उन्होंने किस तरीके से क्या कहते हैं, डेटा को बेसिकली कंसील करके रखा था कि सिगरेट्स आर रियली हार्मफुल फॉर और उन्होंने आज की डेट में यू सी दिस बिग सिगरेट के ऊपर जो है बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ होता है विच सेज दैट स्मोकिंग सिगरेट्स लीड्स टू कैंसर। तो ये अब आना शुरू हुआ है। इससे पहले तो एक टाइम पे एड्स भी आता था, अक्षय कुमार ऐड भी करता था फोर्स्क्वायर का, ठीक है। तो पहले जो रेगुलेशंस थे टोबैको इंडस्ट्री के इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, दैट्स अनदर स्टोरी। बट अब आपने ये सैंपल लिया, अब ये सिगरेट मैन्युफैक्चर क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, दिस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर इज ट्राइंग टू प्रूव दैट हमारी सिगरेट जो है बहुत बहुत पावरफुल है। तो इफ दिस इज मोर पावरफुल देन व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स दैट आपका जो सैंपल से डेटा आएगा, जो एक्स बार जो सैंपल से डेटा आएगा वो 1.5 से ज्यादा ही होना चाहिए, बट 1.5 से कितना ज्यादा। सो यू आर सेइंग कि माय एग्जिस्टिंग थ्योरी सेज 1.5, अब टिल व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम विल यू से कि आई विल बी एक्सेप्टिंग माय ओरिजिनल क्लेम ओनली। सपोज आप कहते हो 1.55 तक मैं कहूंगा कि ये ओरिजिनल क्लेम जो है ठीक है, ओनली इफ सैंपल से जो मेरे पास एवरेज आएगी वो 1.55 से ज्यादा होगी, तब आई विल से दैट आई विल रिजेक्ट माय नल, क्योंकि ये रिजेक्शन वाले एरिया में आ गया ये पूरा का पूरा, और ये वाला एक्सेप्टेंस वाले एरिया के अंदर आ गया। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस रीजन होगा और एक रिजेक्शन रीजन होगा। तो अगर आपका सैंपल से डेटा रिजेक्शन वाले रीजन में आ जाएगा तो आप कह दोगे कि नहीं यार, ये इस कंपनी की जो सिगरेट्स आर रियली रियली स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली डू दिस एक्सरसाइज। बट क्या हो सकता है, अब यहाँ पर एरर कैसे हो सकता है, अब एरर ये हो सकता है कि वो गलत हो गया। कई बार ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ लॉट आ गया हो जिसके अंदर बाय चांस जो एवरेज जो है वो ज्यादा आ गई हो, तो बाय फ्लूक हो सकता है ये 1.6 आ गई बाय फ्लूक। इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, क्योंकि एक सैंपल का वेरिएशन दूसरे सैंपल से भी होगा। तो एक सैंपल जो था वो एक्सट्रीम सैंपल था, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि किसी दिन आपका जैसे होता है ना, हम कहते हैं दिवाली में कई बार किसी का दिन होता है, अगर आप पत्ते खेल रहे हो तो किसी का दिन होता है, तो किसी का दिन है। अब यहाँ पर इस बंदे का कुछ ऐसा दिन था कि जितने भी सिगरेट के सैंपल आ रहे थे उसमें ज्यादा निकोटीन दिख रहा था। बट आइडली क्या है, आइडली ये जो ओवरऑल अगर पॉपुलेशन का डेटा देखूंगा तो मुझे पता है कि दिस इज ट्रू, बट बिकॉज सैंपल एक बायस सैंपल था या फिर एक यूनिक काइंड ऑफ सैंपल था जिसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा आ गया, तो व्हाट विल आई डू, बेस्ड ऑन माय सैंपल आई विल से दैट आई विल रिजेक्ट माय नल, बट दिस वाज ट्रू, योर नल वाज ट्रू। तो बेसिकली क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो, लेट मी राइट इट डाउन, यू ट्राइंग टू से दैट माय ओरिजिनल थ्योरी या स्टेटस क्यो वाज करेक्ट, दिस वाज करेक्ट, और आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया रिजेक्ट दी when this was correct. This probability of rejecting, this is a conditional probability of rejecting a null hypothesis when true, this is called as type 1। इसका नाम आगे जाके हम अल्फा भी बोलेंगे, इसी को हम आगे जाके अल्फा भी बोलेंगे, and this is called as type, समझ में आया टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या है, let's take that example of innocent and guilty वाला जो इंसान, वो वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब उस एग्जांपल के अंदर क्या है, हमें पता है कि H0 जो है वो ट्रू है। H0 क्या है उस केस के अंदर, कैन समवन क्विकली राइट, गिल्टी और इनोसेंट के केस में H0 क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, गिल्टी और इनोसेंट। तो आपने कहा कि वो जो इंसान है वो तो है जी इनोसेंट, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, आपने उस बंदे को रिजेक्ट H0 करके क्या बोल दिया, आपने कह दिया कि यार वो तो गिल्टी है। तो सेंडिंग जेल एन इनोसेंट पर्सन इज बेसिकली अ टाइप 1 एरर। तो let's I'm not saying that this is true, but किसका एग्जांपल है, कोई इनोसेंट पर्सन जो जिसको गिल्टी डिक्लेयर किया गया हो। लेट्स से तलवार का अगर आपने केस सुना, आरुषि तलवार मर्डर केस सुना है आपने, सुना आप लोगों ने आरुषि तलवार मर्डर केस, बट सुना तो होगा, सुना है आप लोगों ने, या मूवी देखी है तलवार, अच्छा देख लेना, बाद में जाके देख लेना। तो सपोज उस केस में क्या था, उस केस में बेसिकली इवन द मूवी से एटलीस्ट द नैरेटिव इन द मूवी इज दैट द पेरेंट्स were basically declared guilty by the courts when
व्हेन दे वर एक्चुअली इनोसेंट। तो आपने एक इनोसेंट इंसान को जेल की हवा खिला दी। तो दैट इज बेसिकली अ टाइप 1 एरर। तो ये गलती क्यों हुई? ये गलती इसलिए हुई क्योंकि आपके पास जो सैंपल्स है, जो आपके पास प्रॉब्ली जो आपने डेटा देखा, उससे आपको लगा कि हाँ यार ये गिल्टी है, बट एक्चुअली में वो गिल्टी नहीं थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ पर कैसे सेम चीज़ हो सकती है कि आपका, सपोज मैं कहता हूँ कि आपने गार्गी कॉलेज का वो जो एग्जाम्पल था, उसमें क्या किया आपने, सुबह सुबह सैंपल का सर्वे लेना शुरू कर दिया, सुबह 8:30-9 बजे। अब जो बच्चा सुबह 8:30-9 बजे कॉलेज पहुंच जाएगा, वो बच्चा सीरियस भी होगा, तभी तो वो सुबह 8:30 बजे कॉलेज पहुंच गया। तो दैट मीन्स उसका सीजीपीए भी ज़्यादा हायर होगा। तो आपने एक बायस सैंपल ले लिया, आपने 20 बच्चे ऐसे लिए जो सुबह सुबह की क्लास अटेंड करें। सुबह सुबह की क्लास तो सिर्फ अच्छे बच्चे ही अटेंड करते हैं, ठीक है। मुझ जैसे जो स्टूडेंट होते तो दोपहर को 2 बजे कॉलेज आ रहे होते थे। तो इस वजह से जो आपका सैंपल था वो बायस्ड है, और उस सैंपल बायस का जो स्कोर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो उस बेसिस पे आपने कह दिया कि यार सुपर प्रॉफ तो बहुत बढ़िया है। तो वेयर एज सुपर प्रॉफ जो आपके एग्जिस्टिंग थ्योरी थी कि आपका एवरेज ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट बिकॉज आपने एक बायस सैंपल लिया, आपने एक ऐसा सैंपल लिया जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा पॉपुलेशन को, उसके बेसिस पे आपने कह दिया कि यह तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। दैट इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा। इसको देखने का एक और तरीका है। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना, ठीक है। वो तरीका क्या समझा रहा हूँ मैं। बेसिकली आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, और उस डेटा सेट का जो मेरे पास जो एवरेज आया है 75 का एवरेज आया है, 7.5 का एवरेज आया। अब आप क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मेरा जो रिजेक्शन रीजन होगा, वो आप यही कह रहे हो ना, मेरा रिजेक्शन रीजन 7.8 से ऊपर का मेरा रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। तो अगर आपकी एक्स बार की वैल्यू जो है, अगर आपकी एक्स बार की वैल्यू जो है वो इस रेंज में आएगी तो आप कह दोगे डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है। और अगर इस रेंज में आ जाएगी तो आप कह दोगे कि रिजेक्ट। यही आप कर रहे हो। अगर आप किसी चीज को रिजेक्ट बोल रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो 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 बेसिकली एवरेज आया है, नाउ लेट अस, मैं एक और ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना। नाउ सपोज मेरे पास जो डेटा आया वो 8 का आया, जो मेरे पास सैंपल से डेटा है वो मेरे पास उसका एवरेज आया 8। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मेरा जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन था वो ये था, अब जो मेरा अपग्रेडेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है जो मेरे पास सैंपल से आया। तो जो सैंपल से जो डेटा आ रहा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई हैव अज्यूम्ड। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट आई हैव अज्यूम्ड एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द सैंपल। अगर ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा दूर होंगे, अगर ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं बहुत ज्यादा दूर हैं एक दूसरे से, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ नल तो कह रहा है ये, और जो डेटा बता रहा है, जो सैंपल बता रहा है ये, और इस केस में आप उसको रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि ये बहुत दूर दूर हैं। ये दोनों दोनों सैंपल और जो पॉपुलेशन और जो अजम्पशन है वो दो अलग कहानियां बता रहे हैं, ठीक है। जैसे इस केस में जो आपने डेटा लिया उसका सैंपल अगर 8 आया है तो उसका मतलब जो आपने अज्यूम किया 7.5 और जो डेटा दिखा रहा है वो दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ही हैं। तो जितनी ज्यादा ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस दूर होंगी उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका जो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा ये पास होंगी, सपोज ये आपका सैंपल का डेटा आया, ये आपने अजम्पशन लिया था, और ये आपका सैंपल से आया, अब ये दोनों बहुत पास हो गए हैं। अब बिकॉज ये दोनों बहुत ज्यादा पास हो गए हैं, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग दिस, क्योंकि देखो ना ओवरलैप भी कर रहे हैं दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो सैंपल से आ रहा है और जो पॉपुलेशन से आ रहे हैं दोनों ओवरलैप भी कर रहे हैं। और क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। ये जो डिस्कशन है ये आपके रीडिंग्स के अंदर नहीं है, और आइडियली दिस इज हाउ दिस शुड बी टॉट एज वेल। क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? यस फोक्स, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ कि सैंपल और पॉपुलेशन दो अलग अलग कहानी, सैंपल और अजम्पशन, व्हेन आई से पॉपुलेशन वो अजम्पशन वाली जो पॉपुलेशन है, दो अलग अलग कहानियां बता रही हैं, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? स्पेशली जो लोग आर्गी के नहीं है, आई नीड दिस। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये दो दो चीजें जो हैं ये अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो हम इस बेसिस पे, तो जो आपका अब ये ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बना था 7.5 वाला, ये आपका था नल के बेसिस के ऊपर, H0 के बेसिस के ऊपर, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसके बेसिस।
और अब आप देख रहे हो सैंपल से जो डिस्ट्रीब्यूशन आया, सैंपल से जो डिस्ट्रीब्यूशन आया वो क्या था, सैंपल से जो डिस्ट्रीब्यूशन आया आप देखते हो और आपको दिखता है कि यार ये तो बहुत दूर है, वो 8 है आ रहा है, उसका मीन 8 आ रहा है, एक्स बार जो है वो 8 आ रहा है, और जो आपने म्यू लिया था वो 7.5 है। क्योंकि ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत दूर है, इनका ओवरलैप भी बहुत कम है, तो इस केस में आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। बट इसके लिए आपका एक रिजेक्शन रीजन सेट हो जाना चाहिए, और वो रिजेक्शन रीजन जो था वो आपने कहा था कि 7.8 से आपने कहा ये 7.8 है, इससे ज्यादा की वैल्यूज को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, और 8 क्योंकि रिजेक्शन वाले रीजन में आ रहा है इसलिए यू रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस एंड यू से कि दूसरा वाला है। सेम चीज आप जो मैं एग्जांपल ले रहा था उसका वो वाला एग्जांपल सेम चीज ले लेते हैं कि हमने कहा था कि जो सिगरेट की वैल्यू है वो 1.5 है। अब आपने कहा कि जो रिजेक्शन रीजन है, आपने क्या कहा, आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और डिस्ट्रीब्यूशन कहा कि 1.5 निकोटीन की एवरेज वैल्यू है, और आपने कहा जो मेरा रिजेक्शन रीजन होगा वो रिजेक्शन रीजन होगा 1.55 वाला, ठीक है, इससे बाद मैं रिजेक्ट कर दूंगा। सैंपल से जो डेटा आया, सैंपल से जो डेटा आया वो आया 1.6, तो अब क्योंकि 1.6 1.55 से ज्यादा है तो आप ये रिजेक्शन रीजन में आ गए तो आप रिजेक्ट कर दोगे। बट द आइडिया वाज कि दिस कुड बी एन एरर बिकॉज ये 1.6 ये जो सैंपल से जो वैल्यू आई है, ये सैंपल भी तो एक ही सैंपल लिया है आपने, सपोज ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं था एक्चुअली में, जो आपने सैंपल जो आप अगर आप बहुत सारे सैंपल्स लेते तो बहुत सारे सैंपल से जो आपके पास डेटा मिलता वो वो आपका आता कुछ इस तरीके से। तो इस केस में योर null hypothesis was true, but because you got a wicked kind of a sample, or you got a biased sample, or you got an outlier sample, therefore you rejected the null. This is called as type। तो मैंने आपको ये चीज ग्राफिकली भी समझा दी है, इसी को हम टाइप 1 एरर बोलते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आई टाइप 1 एरर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गई तो आपको काफी कुछ स्टैटिस्टिक्स में समझ में आ जाएगा और इनफैक्ट इकोनोमेट्रिक्स में भी समझ में आ जाएगा। Now, अब errors in hypothesis testing, let's talk about these errors in hypothesis testing. Now, when we talk about these errors, we have this error of that H naught may be rejected, ये मैंने बोला कि H naught may be rejected when it's true, और दूसरा type of error जो है वो दूसरा type of error क्या है, let's talk the other type of error. The other type of error that you can make, the other type of error that you can make is a type 2 error. Now, what is this type 2 error? Let us understand. Type 2 error, जिसको हम बीटा बोलते हैं, और आगे जाके आप आगे जाके देखोगे 1 माइनस बीटा इकोनोमेट्रिक्स के, जिसके अंदर बोलते हैं इसको पावर ऑफ टेस्ट। अभी लिख लो इस चीज को। ना दूसरा एरर क्या हो सकता है, दूसरा एरर ये हो सकता है कि यार मैंने कहा कि ये बंदा जो था वो एक्चुअली में इनोसेंट नहीं था, वो गिल्टी था, बट मैंने उसको इनोसेंट बोल दिया। तो व्हाट इज दैट एरर? द प्रोबेबिलिटी, लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी टर्म्स, प्रोबेबिलिटी दैट you do not reject, probability that H naught falls H naught, that means वो इंसान guilty है, ये है ना, क्योंकि H naught क्या था, H naught was innocent and HA was guilty, so वो इंसान guilty है, बट आपने क्या करा, आपने do not reject कर दिया, that means आपने accept कर लिया H naught को, which means आपने कह दिया कि ये बंदा इनोसेंट है। इनोसेंट आदमी को आपने, गिल्टी आदमी को आपने इनोसेंट डिक्लेयर कर। कैन समवन गिव मी अ गुड केस फॉर दिस? इतनी सारी आपने मूवीज देखी है, इतनी सारी चीजें देखी हैं, एक केस तो बता सकते हो जिंदगी में कि ऐसा कुछ हुआ होगा लाइफ में? मेरी क्लास को छोड़ के, मैंने अपनी क्लास में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताया, कोई केस नहीं बता सकते किसी एक्टर को लेके। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज सलमान खान के केस में उसके पास दो या तीन केसेस हैं, ठीक है, सलमान खान के केस में 2 या 3 केसेस हैं। अब उन सारे केसेस में एक तो वो ब्लैक बग वाला केस है, और दूसरा वो जिसमें उसने कुछ लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उस वाला केस है। उन सारे केसेस में क्या हुआ था, उन सारे केसेस में आइडली इफ यू सी द कॉमन सेंस लॉजिक, तो समवन वुड हैव बीन ड्राइविंग और समवन वुड हैव बीन शूटिंग, ठीक है, तो आइडली दिस पर्सन शुड हैव बीन गिल्टी, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्या कहते हैं एविडेंस, backtracking of number of witnesses, what has happened, that he is declared as innocent. That is a problem. अगर कोई मुझसे पूछे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में कौन सा ज्यादा सीरियस है, व्हाट डू यू थिंक इज मोर सीरियस, लेटिंग गो ऑफ अ गिल्टी पर्सन या पनिशिंग एन इनोसेंट पर्सन, व्हिच इज मोर क्रिटिकल? एक्चुअली आप फ्रेम तो उसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट यूजुअली आपको क्या लगता है कि ज्यादा सीरियस क्या है? सॉरी फोक्स, मैं आपको भी वैसे नहीं रो रहा हूँ, मेरे घर में प्याज कट रहा है,
उसकी वजह से कौन सा था प्रॉब्लमेटिक है folks, कम ऑन। नाउ यूजुअली टाइप 1 एरर जो है वो ज्यादा सीरियस होता है एज कंपेयर टू टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर इज यूजुअली मोर सीरियस देन टाइप 2 एरर। नाउ तो हमने टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर हमने देख लिया। अब टाइप 2 एरर को भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। अब ये गलती कैसे हो सकती है। ये गलती ऐसे हो सकती है कि आपने क्या कहा था, जो अपने एग्जांपल से बात करेंगे। हमने कहा था कि हमारा जो म्यू होगा वो 7.5 होगा, ये हमने अजम्पशन लेके चले थे। और हमने कहा था कि हम रिजेक्ट कर देंगे म्यू को अगर वो 7.8 से ज्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने एक वो लिया, हमने ये बनाया, हमने कहा कि ये मेरा 7.5 है और ये जो है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सैंपल से हमारे पास जो डेटा आया है वो डेटा क्या बता रहा है, वो डेटा बता रहा है कि वी डू नॉट रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस। हम अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर रहे। नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो सैंपल से डेटा आया है वो कुछ इस तरीके से आया कि आपका जो सैंपल से जो वैल्यू है वो बाई चांस आ गई 7.7। तो आपका ये नॉट रिजेक्शन वाले रीजन में पड़ गया, ठीक है। और नॉट रिजेक्शन वाले रीजन के अंदर पड़ गया तो आपने कह दिया कि डू नॉट रिजेक्ट। बट एक्चुअली में ये एक गलत सैंपल था, ये गलत सैंपल था। एक्चुअली में जो पॉपुलेशन थी वो थी ये। तो ये जो 7.7 आया ये एक एक्सट्रीम वैल्यू आ गई थी, बट एक्चुअली में जो रियलिटी की जो सिचुएशन है वो 8.3 की है। तो आपने क्या किया, आपने कह दिया कि ये आपका नल हाइपोथेसिस था और ये एक्चुअली में सिचुएशन है। तो आपने बेस्ड ऑन द सैंपल के बेसिस पे आपने कह दिया डू नॉट, बट रियलिटी में जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो करेक्ट था। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर टाइप 2 एरर, जिसको हम बीटा भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बीटा, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस थ्रू डायग्राम्स। नाउ ये आपका टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। नाउ उसके बाद अभी ये जो मैंने आपको चीज बताई थी, देखो मैंने आपको ये चीज बताई दैट the difficulty with the procedure based on sample data is because of sampling variability. An unrepresentative sample may result in the value of x bar being far away from mu, or a value which is p hat which is different from p, because अगर आप binomial का केस ले रहे हो तो आप probability of success वगैरह लेते हो। तो this is far greater than p, they are different from p. Instead of demanding error-free procedure, we must seek procedures for which the error might is unlikely to occur. So आप या तो टाइप 1 एरर कम कर सकते हो या टाइप 2 एरर कम कर सकते हो। वो अभी हम बात करेंगे कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर आप कैसे कम कर सकते हो। और फिर अभी हम इस चीज के बारे में बात करेंगे दैट एच नॉट स्पेसिफाइज ओनली अ सिंगल वैल्यू ऑफ अल्फा, और क्या कहते हैं बीटा जो है वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ वो लेता है पैरामीटर कंसिस्टेंट विद एच। इसके बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद ये वाला एग्जांपल अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस एग्जांपल, क्योंकि इसमें वो है, बाकी आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर बाइनोमियल यूज की गई है। बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आपने क्या किया, आप एक ऑटोमोबाइल हो, आप एक ऑटोमोबाइल टेस्टिंग कंपनी हो। आप क्या करते हो, आप क्रैश करने की कोशिश करते हो गाड़ी को। अब बाय द वे बाइनोमियल तब यूज होता है जब आपका जो रिजल्ट होता है वो बाइनरीज में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने गाड़ी को टेस्ट किया तो या तो वो क्रैश कर जाएगी या नहीं करेगी, बीच में कुछ नहीं, ठीक है। तो जब आपका सैंपल जो पॉइंट आता है उसका या तो येस और नो में आंसर होता है, या तो आप अच्छे स्टूडेंट हो या नहीं हो, बीच में कोई ग्रे आंसर नहीं है। तो उन केसेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन लगता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमने क्या बोला है, मैं आपको पहले ये वाला एग्जांपल भी एक्सप्लेन। हमने क्या बोला, गिव मी अ सेकंड, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब आपने क्या बोला है, हमने बात करी है कि हमारे यहाँ पर ये जो केस है, हम गाड़ी की टेस्टिंग, और गाड़ी को आपने शायद से टेस्टिंग देखी हो कि गाड़ी को ना एक उस पर बैठाते हैं, गाड़ी को आप एक उस पर बैठाते हो। बेसिकली ये चेन सी होती है और यहाँ पर दीवार होती है, ठीक है। उस चेन के ऊपर बैठा के, रोलर चेन होती है, उसके ऊपर बैठा के फिर इस गाड़ी को क्रैश करते हो यहाँ पर, और देखते हो उस पर डैमेज हुआ नहीं हुआ, और उस गाड़ी की स्पीड चेंज कर सकते हो। तो आप 10 mph की स्पीड है और उस स्पीड से इस गाड़ी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, और देख रहे हो कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब आप कह रहे हो कि यूजुअली अगर 10 माइल का क्रैश होता है तो कोई विजिबल डैमेज नहीं होता 25% टाइम। तो दैट मीन्स अगर आप 20 गाड़ियां क्रैश कर रहे हो
ठीक है। तो 20 गाड़ियों में से आप कह रहे हो कि 8 गाड़ियां जो हैं वो उसमें आपको डैमेज नहीं दिखाई देगा। अब एक बंदा कहता है, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर आता है, वो कहता है यार ये आप क्या करो, आप एक नया तरीके का चीज होती है कैलवार कोटिंग जो है वो आप कोटिंग लगा लो अपने बम्पर को, ठीक है। तो कैलवार कोटिंग जो होती है उससे क्या होता है कि उससे डैमेज जो होती है वो चीज नहीं, जैसे अगर बैटमैन जो है, बैटमैन जो सूट पहनता है वो कैलवार वाला सूट होता है जिससे बुलेट नहीं लगती है, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ वेस्ट में भी कैलवार लगता है, ठीक है, या प्लेन्स पे लगता है कई बार। तो अभी कैलवार कोटिंग जो है ये आपने लगाई और आपने कहा कि यार अब ये 10 वाली जो क्रैश होगा, अगर आप क्रैश करोगे तो आप 8 से ज्यादा बार आपके पास ऐसी गाड़ियां, 8 से ज्यादा गाड़ियां आएंगी, 20 क्रैशेस करोगे तो 8 से ज्यादा गाड़ियां आएंगी जिनमें क्रैश नहीं होगा। बेसिकली व्हाट इज दिस 8? दिस 8 इज कि आपकी एग्जिस्टिंग प्रोबेबिलिटी H नॉट क्या, एग्जिस्टिंग प्रोबेबिलिटी इज कि आपकी 25% केसेस के अंदर व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव दैट इफ यू यूज अ न्यू टेक्निक then your H naught will be that P will be greater than 25%, that आपकी number of cars which will have no damage will be more than 8 अगर आपने 20 cars check करी हैं। This is what you're trying to say. So can I say that X is my test statistic where number of crashes with no visible damage and rejection region क्या होगा? Rejection region होगा अगर मेरी जो गाड़ी है वो उसका क्या कहते हैं, मैं 20 गाड़ियां लेके चलता हूँ, 8 से ज्यादा वाली जो होगी वो रिजेक्शन रीजन होगा। बट इसके अंदर भी मुझे वो बनाना पड़ेगा, रीजन बनाना पड़ेगा कि कितनी गाड़ियों को मैं बोलूंगा कि आई विल बी एबल टू रिजेक्ट, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज मैं चेक करता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 8 से ज्यादा कार्स आएंगी बाय दिस थिंग, 8 से ज्यादा कार्स होंगी विच विल बी नॉट डैमेज। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी दैट X which has a binomial distribution where 20 cars are there और P जो है वो 0.25 है, उस केस में मैं निकालूंगा X greater than equal to 8। अगर मैं इस तरीके से निकालता हूं तो मेरे पास आ जाता है probability of rejecting an H naught which H naught is true। तो ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये वाले केस में आपको एग्जाम्पल इसलिए समझ में आया क्योंकि इसने इसको बाइनोमियल के केस में लिया। मैं अब आपको ये सेम एग्जाम्पल जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर क्या है, सपोज मैं एक पेंट कंपनी, अब मैंने एक पेंट कंपनी खोली है और एशियन पेंट्स मान लेते हैं, ठीक है, मेरी एशियन पेंट्स करके कंपनी है, ठीक है। और उस कंपनी में मुझे पता है कि यार मेरा जो एवरेज ड्राइंग टाइम है पेंट का, मैंने पेंट करा किसी की दीवार पे और मैं कह रहा हूँ कि यार 45 मिनट में जो है पेंट सूख जाएगा विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 9। अब गिवन दिस अब मैं बेसिकली टेस्ट कर रहा हूँ माई H नॉट इज कि 75 मिनट्स में सूख जाएगा। नाउ मेरे पास एक इंजीनियर आता है और वो इंजीनियर कहता है कि यार इस पेंट के अंदर ना, इस एशियन पेंट के अंदर ये केमिकल मिला लो, ये केमिकल मिलाओगे तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द ऑल्टरनेटिव? द ऑल्टरनेटिव विल बी दैट म्यू विल बी लेस देन 75 मिनट्स। बट कितना लेस देन 75 में आप रिजेक्ट करोगे ये भी तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। आपको यू नीड टू डिफाइन some cut off period as well ना। अब you can't say कि 74 पे भी मैं बोल दूंगा, तो you need to define at what value of critical value जब आप कहोगे कि ये मेरा रिजेक्शन रीजन, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि आपका रिजेक्शन, सपोज आपने कहा कि मेरा ये 70.8 है, दिस 70.8 से कम की वैल्यूज को मैं कह दूंगा कि आई विल पुट इट इन द रिजेक्शन रीजन। तो दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करो। नाउ व्हाट इज द केस, अब आप इस केस को कैसे सॉल्व करोगे? इस केस को आप सॉल्व करोगे, आपके पास टोटल आपने क्या किया, ये 75 मिनट्स का आपके पास वो है, 75 मिनट्स की आपकी मीन वैल्यू है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कहते हैं 9 मिनट्स है, एंड दिस ड्राइंग टाइम इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसको आप स्टैंडर्डाइज करो। अब स्टैंडर्डाइज करने का फायदा क्या होगा कि आप इसको चेंज कर सकते हो इनटू व्हाट, योर z विल बी इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड अपॉन अंडर रूट। नाउ अब ये क्या हुआ है, ये सारी चीजें क्या हुई? अगर आपको ये चीज समझनी है कि ये मैंने क्यों किया है, आप मेरा एक वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्स बार को लिखा हुआ है कि एक्स बार की स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होती है। दिस इज सिमिलर टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, बट इस केस में ये एक्स नहीं है, ये एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन को हम वो कर रहे हैं।
ठीक है, एक्स बार के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टैंडर्डाइज किया है। तो एक्स बार के डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो तो इस तरीके से स्टैंडर्डाइज किया था, उसका इसको उसके स्टैंडर्ड डिविएशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। ये आपका स्टैंडर्ड एरर है। नाउ यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑफ माइन जिसमें मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये हम स्टैंडर्डाइज क्या कर रहे हैं। अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, अब हमारे पास एक हमने कहा कि मेरी जो ये जो वैल्यू आ रही है, ये मैंने वैल्यू ली कि ये 70.8 है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा व्हाट इज अल्फा। अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यही है ना। तो अब आपकी रिजेक्ट वो वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू कैसे निकालोगे, वो वैल्यू आएगी ये जो आपने 70.8 लिया था, ठीक है, इसके बाहर वाली तो सारी रिजेक्शन वाली रीजन है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये रिजेक्शन वाला रीजन कितना हो सकता है, आप देखोगे ये 70.8, हमने ये कहा ना कि 70.8 माइनस 75 अपॉन 9 अपॉन √25, क्योंकि 25 सैंपल्स थे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप उसके बाद इस ये जो वैल्यू है, जो z की जो वैल्यू आई है, इसको आप -2.33 को चेक करोगे अपने इस टेबल के अंदर। -0.33 वाली जो वैल्यू है इसको आप चेक करो। आप -2 आपकी कितनी आई थी, -2.33, -2.33 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो विच इज बेसिकली 0.99 आ गई आपकी ये वैल्यू। तो अगर आप इसमें चेक करोगे इसे, तो आपकी ये माइनस वाली जो वैल्यू होगी, ये तो प्लस की वैल्यू थी, अगर माइनस वाली वैल्यू चेक करोगे तो 0.99 को क्या लिखोगे, 0.009.01। तो बेसिकली 1% चांस है कि ये आपका बेसिकली इससे कम हो। तो ये आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तो आपने बेसिकली बता दिया ये जो एरिया है ये सिर्फ 10% का एरिया है, ये वाला जो एरिया है तो ये एरिया 0.01 है, 1% है, तो ये एरिया जो है ये आपका, तो ये आपका रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। बट टिपिकली हम ऐसे यूज करते नहीं है, मैं आपको बताऊंगा हम यूज कैसे करते हैं। हम यूज जिस तरीके से करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट इस एग्जाम्पल में उसने ये बताया। तो हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद ही सेट करते हो बाय द वे। तो आपके पास आपके पास क्या होता है, आपके पास ये z की वैल्यू होती है और x बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन √n होता है। आपको ये पता है, आपको ये कहाँ से आएगा, ये आपको आएगा नल हाइपोथेसिस से, ये पता है आपको, ये आपको पता है। ये जो है अगर आपको कई बार निकालना पड़ता है बेस्ड ऑन कि ये वैल्यू क्या है। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी जो नल हाइपोथेसिस है, मैंने जो अल्फा लिया है, मैंने अल्फा लिया है 1, तो 1% के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.33। तो 2.33 के लिए आप ये x की वैल्यू निकाल लोगे और वो x की वैल्यू आ जाएगी 70.8। दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू दी वैल्यू कन्वर्जन, कि आप ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो। हम अभी इसका एग्जांपल भी देखेंगे कि एग्जांपल हमने सॉल्व कैसे करना। सो दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग अप टाइप 1 एरर। बट अब देखते हैं तो टाइप 1 एरर क्या है। टाइप 1 एरर जब हमने देखा, टू समराइज टाइप 1 एरर, समराइज टाइप 1 एरर हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर एक हमने जो 75 की वाली जो वैल्यू ली थी वो ली थी, और हमने देखा था कि what is the critical level at which we will reject this null hypothesis। तो वो लेवल जो आप खुद डिफाइन करोगे, और आप क्या करोगे, इस पूरे को आप कन्वर्ट कर लोगे एक्चुअली में किसमें, आप इसको कन्वर्ट कर लोगे z में। कैसे z में कन्वर्ट करोगे, दिस 75 विल बी कन्वर्टेड, जब मैं z में कन्वर्ट करूंगा तो इसको क्या करूंगा, x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन √ ये करूंगा। तो जब मैं, अगर मेरा x बार जो होता है वो 75 ही आ जाता है, तो 75 माइनस 75 हो जाएगा 0। अगर वो 74 आ जाता है तो 74 माइनस 75 हो गया -1 अपॉन समथिंग, तो माइनस में कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस में कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस में ये जो वैल्यूज आएंगी वो z वैल्यूज आएंगी ये, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो -3.9 कुछ चली आती है। तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो +4 एक्चुअली +4 और -4 के बीच के अंदर की वैल्यू सारी की सारी आ जाती है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपको ये चेक करना है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट यू वांट, या व्हाट इज द लेवल ऑफ अल्फा दैट यू वांट। अगर आपने बता दिया कि लेवल ऑफ अल्फा जो है मुझे जो मैक्सिमम टाइप 1 एरर है वो मैं सिर्फ 1% ले सकता हूँ, तो आप बस उस 1% के अकॉर्डिंगली आप ये वैल्यू, आपको टेबल से पता होनी चाहिए 2.33 है,
और आप इसमें पुट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि 70.8 है। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ इसी चीज। नाउ सपोज आप कहते हो कि लेट्स फर्स्ट रीड दिस एंड फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। ये आपने यहाँ पर ये वैल्यूज निकाले। अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा। अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा। देयर वर 25 टेस्ट स्पेसिमेंस और 25 ड्राइंग टाइम्स एंड उसमें हमारा सैंपल डिविएशन ये था, और हमने एक सैंपल मीन लिया x bar with the normal distribution and expected mean as this and standard deviation as this। तो ये हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। अब हमने क्या करना है, a reasonable rejection region has to be chosen in form of x bar less than this c। तो हमारे पास x bar जो है हमारे पता है कि ये वैल्यू है 7.5 म्यू की। अब हमें 75 से कम की एक वैल्यू लेनी है, ये कुछ सी वैल्यू लेनी है जो 75 से कम होगी, जिसके अगेंस्ट यहाँ पर रिजेक्शन रीजन आ जाएगा। दिस वेयर द कट ऑफ इज वेयर द सी कट ऑफ इज चूजन, कंसिडर द चॉइस 70.8। इसने आर्बिट्रली 70.8 ले लिया, बट अभी बताया नहीं कि 70.8 क्यों लिया। और इसने कहा कि द टेस्ट प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक एक्स बार एंड रिजेक्शन रीजन एक्स बार लेस देन 70.8। तो 70.8 से अगर आपका कम मीन आएगा तो आप रिजेक्ट कर दो। अब नाउ द मेथड इज वेरी सिंपल। नाउ द मेथड इज, अगर ये वाला मेथड आप फॉलो करते हो तो मेथड इज वेरी सिंपल। आपने कुछ नहीं करना, 70.8 जो है आपकी मैक्सिमम जो रिजेक्शन वाला रीजन है वो आपने ले लिया, माइनस 75/1.8। ये आपने जी की टेबल में वैल्यू चेक करी, आपके पास आ गया कि ये 1% वैल्यू है। बट व्हाट अबाउट बीटा? अब बीटा की बारे में बात करते हैं कि बीटा की वैल्यू कैसे आ रही है। ये नाउ व्हाट इज बीटा, लेट्स अंडरस्टैंड ये बीटा क्या है और फिर समझाएं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बीटा। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, मैंने यहाँ पर एक मेरे पास जो सैंपल से आया, मेरे पास जो सैंपल से वैल्यू आई वो आई 70, मीन इज 72, मीन 72 था जो सैंपल से वैल्यू आई। अब उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा कि आई 70, अगर ये 70.2 है तो आई विल नॉट रिजेक्ट। वाई विल आई नॉट रिजेक्ट? आई विल नॉट रिजेक्ट बिकॉज मेरे पास जो मेरा रिजेक्शन रीजन था, वो रिजेक्शन रीजन क्या था, वो रिजेक्शन रीजन तो यहाँ 70.8 के बाद का था। तो ये तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया, ये सब कुछ तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। और मेरा जो असली डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना के चल रहा था वो क्या था, वो था 75 वाला। अब बेस्ड ऑन दिस आई एम सेइंग कि मेरा जो वैल्यू आई है वो तो मैंने कह दिया कि नॉट रिजेक्ट की वैल्यू आ गई, 72 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो क्या कहते हैं, मेरा जो रिजेक्शन रीजन था वो ये था। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि अगर मेरा जो ट्रू वैल्यू है, दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज। अब 70 मैं ये देख रहा हूं कि व्हेन विल आई गेट टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर कब आएगा? व्हेन आई डू नॉट रिजेक्ट मैं कब करूंगा? जब ये 70.8 से ज्यादा की वैल्यू होगी मेरी एक्स बार की, तब मैं डू नॉट रिजेक्ट करूंगा। और मेरा फॉल्स एच नॉट है। फॉल्स एच नॉट का मतलब क्या हुआ कि मेरा मीन जो है वो एक्चुअली में कुछ और है। यहाँ पर मीन एक्चुअली में 72 है, बट हमने अज्यूम किया हुआ था 75, ठीक है। तो हमारा जो मीन है वो एक्चुअली में डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल सी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेरा जो एक्स बार है वो 70.8 से ज्यादा है, बिकॉज दिस इज द केस व्हेन यू विल नॉट रिजेक्ट। What is the probability of not rejecting when x bar is actually a distribution with normal distribution as 72 as mean and 1.8 as standard error। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप ये वाला एरिया निकालने की कोशिश करोगे। गिवन ये 72 है, 70 पॉइंट ज्यादा का रीजन आप निकालने की कोशिश, ठीक है, ये रीजन निकालने की कोशिश करोगे। तो ये रीजन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला रीजन आएगा 1 माइनस ये वाला जो रीजन होगा, दैट विल बी दिस रीजन एंड दैट विल बी 0.74। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ समझो इस चीज। व्हाट हैव वी डन, हमने ध्यान देना अब इस चीज के ऊपर। दिस इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाई थी, ठीक है, ये हमारा 7.75 था। इसके बेसिस के ऊपर हमने एक रिजेक्शन रीजन सेट किया। हमने रिजेक्शन रीजन क्या सेट किया, इसके बाहर वाला जो सारा रीजन होगा इसको हम रिजेक्ट करेंगे।
अगर सैंपल से कोई भी रीजन इससे बाहर आएगा तो हम उसको रिजेक्ट, ठीक है। अब हमने सैंपल लिया, अब सैंपल से हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो आई 70 से कोई भी वैल्यू आ गई, बट हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, कोई भी वैल्यू आई हमने रिजेक्ट नहीं किया। जो रियल लाइफ की सिचुएशन थी हमें वो पता चल गई। रियल लाइफ की जो सिचुएशन थी वो थी कि ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन जो है वो 72 है। अब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज रिजेक्शन रीजन, तो यही है ना, चाहे रियलिटी, दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। यू हैड मेड द अजम्पशन ऑफ नल यूजिंग दिस, नल अजम्पशन के बेसिस पे आपने ये बनाया। अब व्हाट यू हैव डन इज, अब आप कह रहे हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग, ये टाइप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग, ऑफ फॉल्स। नॉट रिजेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, नॉट रिजेक्टिंग का मतलब हुआ कि आपका x बार जो था वो 70.8 से ज्यादा होगा, अगर 70.8 से ज्यादा होगा तभी तो रिजेक्शन रीजन में नहीं आया होगा। But this x0 was not true, but this h0 was not true because the real mean was 72 was 72। तो आप क्या करोगे, ये वाला रीजन आप निकालने की कोशिश, आप ये वाला रीजन जो है 72 वाले के अंदर, ये वाला जो रीजन है आप ये निकालें। दिस इज द रीजन दैट यू आर ट्राइंग टू। नाउ व्हाट इज दिस रीजन, दिस रीजन इज बेसिकली ये वाला रीजन, दोनों रीजन को अगर आप ऐड करोगे, ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन दोनों मिला के तो 1 हो जाएगा। बट जब आप करोगे वैल्यू, जब आप करोगे 70.8 माइनस 72 अपॉन 1.8 जब आप करोगे, जब आप इसकी z वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये वाला एरिया है, दिस एरिया यू विल गेट, बट यू वांट 1 माइनस दिस एरिया, आपको ये वाला एरिया चाहिए क्योंकि ये एरिया नॉट रिजेक्टिंग वाला दिखा रहा है, तो नॉट रिजेक्टिंग वाला हो जाएगा 1 माइनस दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ दैट विल बी द टाइप 2 एरर। बट टाइप 2 एरर जो होगा वो चेंज होता रहेगा। सपोज ये 72 की बजाय मैं ले लेता 71, तो 71 के केस में ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता। अगर मैं ले लेता 67 तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता। अगर ये ले लेता 76 तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता। तो जो आपकी बीटा की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ट्रुथ क्या है। ट्रुथ इस केस पे 72 था, हो सकता है 67 हो सकता है 73 हो सकता है 77 हो, तो ट्रुथ के बेसिस पे आप कंपेयर करते रहोगे इसको। दिस इज कॉल्ड एज टाइप 2 एरर। तो मैंने आपको ये सेम चीज जो है वो आपको डायग्रामेटिकली भी समझाई है और मैंने आपको उसकी फिलॉसफी भी समझाई कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस टाइप 1 एंड टाइप 2 ना। तो अगर आप ये वाली वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 70.7486 और ऐसी 70 के लिए वैल्यू लोगे और उसके लिए लोगे, और यही हमने देखा, सेम चीज निकालने की कोशिश कर रहे हो ना 72 के लिए 70 के लिए। सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग। लेट्स टॉक अबाउट ये टेस्ट स्टैटिस्टिक। मैं आपको ये टेस्ट स्टैटिस्टिक बता रहा था, दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट यू हैव। लास्ट चीज बिफोर वी रैप अप टुडेज क्लास एंड वी विल हैव अ क्लास टुमारो एट सेम टाइम। लास्ट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि व्हेन विल यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। व्हेन विल यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस जो होगा वो ज्यादा रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, पहले तो ये देखो, ये z वाली जो वैल्यूज हैं, ये z कर क्या रहा है, z देख रहा है कि जो आपकी सैंपल से जो वैल्यू आई है और जो आपने अजम्पशन ली है ये वैल्यू इससे कितना दूर है। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बहुत दूर हैं तो दैट मीन्स व्हाट विल यू डू, यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, क्योंकि सैंपल कुछ कह रहा है, पॉपुलेशन कुछ कह रही है और या अजम्पशन कुछ कह रही है। और अगर ये दोनों वैल्यूज पास पास हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि दोनों सिमिलर चीजें बोल रही हैं। सिमिलर चीजें बोल रही है तो इन डू नॉट रिजेक्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो आप बेसिकली z की वैल्यूज पे जाते हो। अगर z की वैल्यूज जो है ज्यादा आ रही है, माइनस में भी और प्लस में भी, क्योंकि z की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है प्लस में भी हो सकती है, अगर वो ज्यादा है तो उसका मतलब कि सैंपल और जो अजम्पशन है उसमें ज्यादा डिफरेंस है, और z की वैल्यू कम है तो दैट मीन्स आपका जो कोई जो भी आपकी अजम्पशन है वो ठीक अजम्पशन है और वो उसको रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये भी एक तरीका है इसको देखने का। और जब आप किसी को बोलते हो कि यू हैव whenever you say that you reject the null hypothesis, उसका मतलब होता है कि आप कह रहे हो कि जो मेरी थ्योरी है, जो न्यू थ्योरी है वो सिग्निफिकेंट, कि ऑल्टरनेटिव तभी सिग्निफिकेंट होगा जब वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द स्टेटस क्यू। तो इसी को हम सिग्निफिकेंसी बोलते हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा अगर वो रिजेक्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स योर थ्योरी इज सिग्निफिकेंट।
तो ये भी होता है। तो अगर x बार और म्यू के बीच में गैप बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर ये ज्यादा गैप है, तो दैट मीन्स दैट योर मॉडल इज व्हाट यू आर प्रपोजिंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। और x बार और म्यू के बीच के अंदर अगर गैप जो है वो कम रहता है, तो उसका मतलब होता है कि ये जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, आपकी थ्योरी सिग्निफिकेंट नहीं है। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। नाउ कम्स योर 4 प्रोपोजिशन। हम ये 4 प्रोपोजिशन क्या करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे अभी तक जो हमने करा, अभी हम उसी के ऊपर बात करेंगे। ये हमने x बार का मैंने आपको z के आपको वो नॉर्मलाइजेशन बताया कि z की नॉर्मलाइजेशन है इस तरीके से हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या आपकी टू टेल और वन टेल के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, टाइप 1 एरर क्या क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बी। एंड देन व्हाट वी विल आल्सो सी इज लार्ज सैंपल टेस्ट। अब क्या होता है कि कई बार हमारे पॉपुलेशन के केस के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन या जो जो वेरिएंस है वो नहीं दे रखा, हम वो भी अज्यूम करके चलते हैं एंड या फिर वो सैंपल का ले लेते हैं, तो उस केस में z इस तरीके से बन जाता है एंड सिग्मा की जगह s आ जाता है। एंड देन वील टॉक अबाउट दिस सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड टी टेस्ट की। अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो 40 से कम हो जाएंगे तो आप टी टेस्ट यूज करोगे, और बाकी सब कुछ सेम, बिल्कुल सेम। टी टेस्ट और जी टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं है, 1% कम। सो वील सी दैट in tomorrow's class, and then we will see tests concerning population proportion. अभी देखें पॉपुलेशन का था, फिर हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देखेंगे। अभी तक जो हमारा जो z की वैल्यू थी वो सिर्फ उसको लेके थी, अब हम प्रोपोर्शंस के फॉर्म में लेना शुरू कर देंगे एंड z की वैल्यू जो अल्टरनेटिवली थोड़ी सी चेंज हो जाएगी बट एसेंस सेम रहेगा। देन 8.4 p वैल्यू। सो टुमारोज क्लास वी विल कवर 8.2, 8.3, 8.4 एंड देन आपका 18th का ना, ठीक है। तो 13th and 14th we will finish or till chapter number 9, and then we will have a revision. Whatever is left we will cover after maths, after MM. So I hope you've been able to get some amount of introduction into hypothesis testing. We will discuss more things about it in tomorrow's class. मैं थोड़ा सा वापस रिव्यू लूंगा एंड रिव्यू लेने के बाद I will again put up वो जो ये z की जो बात थी मैं वो भी कल क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा कि what am I talking about this z और ये z बन कैसा है। So let's meet tomorrow, folks, at same time around 11, 11:30. See you guys. See you tomorrow at 8.